जिगर मुरादाबादी साहब का एक बहुत ही खूबसूरत शेर है। अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, अपना जमाना आप बनाते हैं अहले दिल, हम वो नहीं जिनको जमाना बनाते। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, वेल नोन ऑथर, एविड एजुकेटर, मीडिया कम्युनिकेटर, रंगमंच, टेलीविजन, साहित्य के क्षेत्र में एक जाना माना नाम, कविता, कहानी से लेकर टेलीविजन धारावाहिकों तक सभी विधाओं में लेखन, यंगेस्ट फाउंडिंग वाइस चांसलर ऑफ केटी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म छत्तीसगढ़ और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में सदस्य सचिव। स्वागत करती हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते काजल जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपके इस प्रोग्राम में आकर, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि जो भी यंग परफॉर्मर्स हैं, आजकल जैसा दौर चल रहा है मायूसी का, तो उस दौर में जो हमारे सेलिब्रिटीज आते हैं, उनकी जो लाइफ की जर्नी रही है बहुत इंस्पिरेशनल रही है, तो उनकी लाइफ जर्नी से यंग परफॉर्मर्स को जरूर एक इंस्पिरेशन मिलती है। तो सर, मैं आपका जो सफर रहा है, आपकी जो जर्नी रही है, खास तौर पे कला के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में, तो मैं चाहूंगी कि वो आप हमसे साझा कीजिए किस तरह के चैलेंजेस आए और किस तरह से आपने उन मुश्किलात का सामना किया। देखिए, थिएटर का शौक हमको शुरू से था और थिएटर हम लोग सभी कर रहे थे। मैं अभी भी मानता हूं कि मैं मूलतः रंगकर्मी हूं और अंततः रंगकर्मी हूं। यानी शुरुआत थिएटर से हुई और थिएटर ने बहुत कुछ सिखाया, जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक थिएटर ने सिखाए। और हम लोग चूंकि एमेच्योर थिएटर करते थे, एमेच्योर थिएटर की और भी बड़ी परेशानियां होती हैं। जो एक प्रोफेशनल थिएटर करते हैं उसकी अपनी परेशानियां हैं, निश्चित तौर पर परेशानियां हैं, पर एमेच्योर थिएटर की परेशानियां अलग तरह की हैं और जटिल परेशानियां हैं। तो उन सब के बीच में से निकलना, उन सब के बीच में से रास्ता निकालते हुए थिएटर करना, यानी हॉल किराए से लेकर तो खुद टिकट बेचने से लेकर तो ऑडियंस को हॉल के अंदर बैठाने तक, और उसके बाद फिर ग्रीन रूम में जाकर मेकअप करना और स्टेज पर उतर जाना। तो इस तरह की सारी जो कसरतें हैं वो हम लोगों ने की। उसके अपने मजे थे, उसमें भी हम लोगों को बहुत आनंद आया। लेकिन एक बात जरूर है कि जो थिएटर का जो पूरा सबक है वो आपको जिंदगी का एक सबक मिलता है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो लोग भी थिएटर करते हैं वो सिर्फ थिएटर नहीं सीखते, वो पूरी की पूरी जिंदगी सीख जाते हैं। तो इसलिए जो संघर्ष भी है ना, वो भी आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है। जैसे संघर्ष ने सिखाया एडाप्टेबिलिटी, कि कैसे हर एक परिस्थिति में, कैसे हर एक मुश्किलात में आप अपने आप को उसमें एडाप्ट करें, सारी परिस्थितियों के साथ आप जूझें और उसको एडाप्ट करें। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी, कैसे आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं ताकि सब तरह की चीजों को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकें। सबसे बड़ी बात थिएटर सिखाता है वो टीम स्पिरिट सिखाता है। जैसे खासकर जब हम एमेच्योर लेवल की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि आप चाहे बहुत बड़े ऑफिसर हैं, कोई बैंक में ऑफिसर है, कोई आईएएस ऑफिसर हैं, कोई कहीं डायरेक्टर हैं, लेकिन जब थिएटर में आए हैं तो वो एक कलाकार हैं। तो वो भी कलाकार हैं, और जब हम बेरोजगार थे तो हम और वो कोई आईएएस ऑफिसर हैं, वो जो कहीं किसी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर हैं, हम और वो एक ही लेवल पर रहते थे। और दरी बिछाने का काम है तो वो भी दरी बिछा रहे हैं और हम भी दरी बिछा रहे हैं। बल्कि कई बार तो ऐसे भी उदाहरण आए, और मेरे सच बताऊं काजल जी, ये बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने वो जमाना देखा है कि वो डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने देखा कि सेट लगा है और सेट लगने के बाद झाड़ू नहीं लग पाई है, तो उन्हें इस बात की चिंता हुई कि अगर सेट पर कहीं कोई कील वगैरह हो गई तो जो एक्टर्स आएंगे उनको गड़ेगी। तो उन्होंने बिना लाग लपेट की किसी को कहे कि अरे तुम झाड़ू लगाओ, खुद उठाई झाड़ू और स्टेज झाड़ने लग गए। वो भी सीन हमने देखा। थिएटर वही सब चीजें सिखाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, मुश्किल किस चीज में नहीं आती, मुश्किल सब चीजों में आती है, पर जिस मुश्किल से आपको नई चीजें सीखने को मिल जाए, जिंदगी के नए फलसफे, जिंदगी के सबक सीखने को मिल जाए, वो जो कला है, वो जो हुनर है, वो थिएटर है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, अब इस दौर में बहुत सारे अगर कोई यंगस्टर्स इसको देख रहे होंगे, इस प्रोग्राम को, तो मैं उन्हें जरूर कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज कम से कम थिएटर को वो रिस्पेक्टेबिलिटी है कि जब आप कहते हैं कि मैं थिएटर कर रहा हूं तो लोग आपको बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं और इस बात को यकीन कर लेते हैं कि आप इंडिपेंडेंट थिएटर करके सरवाइव कर सकते हैं। हमारा दौर वो था कि हम कहते थे कि नाटक कर रहे हैं तो लोग पूछते थे, हाँ नाटक तो कर रहे हो, लेकिन और क्या कर रहे हो, यानी रोजी रोटी के लिए और क्या कर रहे हो।
लोगों को ये भ्रम था कि नाटक करना यानी रोजी रोटी करना या रोजी रोटी कमाना नहीं है। नाटक बराए शौक ही किया जा सकता है, आपका वो प्रोफेशन नहीं हो सकता, आपका फुल टाइम ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। कई बार मुझे इस बात का अफसोस होता है, मैं मतलब बच्चों से कहता हूँ कि, और हर एक पीढ़ी में होता है ये, कि लोगों को लगता है कि हम आज जवान क्यों नहीं हुए तो आज अगर जवान होते तो आज आग लगा देते, ऐसा ये मन में आता है। पर वो भी दौर था, उसमें उस दौर के अपने मजे हैं, उस दौर की अपनी बहुत सारी यादें हैं, बहुत अच्छी अच्छी यादें जो जो हमने एक एक मखमली डिब्बे में ऐसी संजो के रखी हैं, जो जिंदगी के सबक हैं, आगे हमेशा काम आते हैं। तो सर, यादों की अगर आपने जिक्र किया है तो मैं जरूर चाहूंगी कि कुछ सुनहरी यादें थिएटर से जुड़ी हमसे जरूर शेयर करें आप। बहुत सारी यादें हैं, बहुत मजेदार सी यादें हैं। जैसे अभी हम बता रहे थे कल परसों ही कहीं चर्चा में कि एमेच्योर थिएटर में तो आपको सब चीजें जुगाड़ करनी पड़ती हैं, सब चीजें जोड़नी पड़ती हैं। आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप किराए का फर्नीचर लाकर सेट लगाएं, आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि किराए की ड्रेपरी लाके सारे पर्दे लगाएं। तो जब भी हमारे नाटक का कोई शो होता था जिसे मैं डायरेक्ट करता था, तो पता पड़ता था कि हमारे घर का पूरा सामान एक छोटे से ट्रक में लद के वो थिएटर में पहुंच चुका है, रविंद्र भवन में। और घर में कोई मेहमान आते थे तो उनको बैठाने के लिए कोई कुर्सी टेबल ही नहीं होता था। तो माँ बोलती थी, बाद में हमारी पत्नी बोलती थी कि हाँ वो बेटे का आज नाटक है, पत्नी बोलती थी श्रीमान जी का नाटक है, अभी आप दरी पर बैठिए, क्योंकि कुर्सी टेबलें सब हमारी वहाँ स्टेज पर मौजूद है। तो ऐसा भी हुआ, कई बार ऐसी भी मुश्किलातें आई। एक दफे तो ऐसा हुआ कि शो था, पैसे बिल्कुल नहीं थे, हॉल का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे, और अब कहना तो अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे की फीस के पैसे थे, उसमें से भी कुछ पैसे निकाल कर हमने कहा कि शो मस्ट गो ऑन, तो पहले शो हो जाए, बच्चे की फीस तो हम थोड़े बाद में भी दे देंगे। ये भी दौर था देखिए, लेकिन मैं इसमें कोई शिकायत नहीं है, ये भी एक मजे की बात है। मैं वो आपको सुनाता हूँ तो इसलिए मजा आता है। एक लेकिन बहुत मजेदार सा किस्सा है काजल जी, जो मैं सुनाता हूँ, हंसी आएगी लोगों को, इसलिए कि कई बार नाटक में कोई पात्र तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन कोई प्रॉपर्टी कैसे इम्पोर्टेंट होती है, उसका एक मजेदार सा वाकया मैं सुनाता हूँ। हम एक नाटक किया करते थे, सूरज के पिल्ले, हिंदी और मराठी दोनों में किया करते थे। उसमें एक फ्रीडम फाइटर की कहानी है, और ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक नाटक है, वसंत कानेटकर जी का लिखा हुआ, जिसे मैंने दोनों भाषाओं में उसी कास्ट के साथ डायरेक्ट किया, और वही पात्र आज हिंदी में करते थे और वही पात्र दूसरे दिन मराठी में करते थे। तो ये एक बड़ा अजीब सी कसरत थी जो हम करते थे। तो उसमें जो जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी एक फोटो हुआ करती थी जो स्टेज पर लगती थी। तो देखिए, हमेशा ऐसा लगता है कि अपन किसी की भी फोटो लगाएंगे तो कोई ऑफेंडेड फील करेगा, कोई अगर नोन फिगर है तो ऑफेंडेड फील करेगा। तो इसलिए हमारे ही ग्रुप के एक और साथी थे, उनके दादाजी की जो फोटो थी वो ऐसी दिखती थी कि जरा फ्रीडम फाइटर टाइप की पगड़ी वगड़ी लगाए, बड़े रौबदार दिखते थे। तो हम उनकी फोटो का इस्तेमाल हम उस प्ले में किया करते थे। एक बार कहीं हमारा शो था, वहां जाना था, अचानक 2 दिन पे शो था, और अचानक वो दोस्त जो हमारा फ्रेंड था उसका फोन आया कि वो तो सब नाटक वाटक तो ठीक है, पर इस नाटक में हमारे दादाजी नहीं चल पाएंगे। दादाजी मतलब जो फोटो में है। तो मैंने कहा दादाजी नहीं चल पाएंगे, ये कैसी बात कह रहे हो? तो उसने कहा कि नहीं यार, जिस दिन हमारा शो है उस दिन दादाजी की बरसी है, तो दादाजी की बरसी में दादाजी का तो फोटो चाहिए, तो इसलिए दादाजी नहीं चल पाएंगे। अब हमारी मुश्किलातें बढ़ गई कि हम अब क्या करें। हमारी पत्नी मालविका, हम दोनों का, हमारा विवाह ही बेसिकली थिएटर की देन है, तो वो भी, जितना मैं थिएटर करता हूँ उतना वो भी, हम लोग साथ ही सब चीजें करते हैं। तो मालविका आर्टिस्ट भी हैं, ड्राइंग और पेंटिंग उनकी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा मालविका कब कैसे किया जाए, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं अपन एक ऐसा अननोन सा चेहरा लाते हैं जो लोगों को जनरली ज्यादा देखा हुआ ना हो, और मैं उसमें थोड़ा सा रंगा पुता दूंगी तो वो लगेगा कि वो तुम्हारे फ्रीडम फाइटर है। तो हम बाजार गए, और वहां से जो पोस्टर की दुकानें नहीं होती सड़क पर जो बेचते हैं पोस्टर, उसमें से एक खराब सा पोस्टर, जो बहुत ही खराब था, हमारे पहले प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी का था, पर वो इतना खराब था कि कोई पहचान नहीं सके कि राजेंद्र प्रसाद जी हैं। उसको हम घर ले आए, और मालविका जी ने उसको भी थोड़ी सी कलाकारी करके ऐसा बना दिया कि वो दूर से पहचान में ना आए। लेकिन मन में तो चोर था कि अपन ने तो एक नोन फिगर लाया है, कोई पहचान ना ले। तभी मालविका की एक सहेली आई, और हमको लगता था कि उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा नहीं है। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इस फोटो को थोड़ा दूरी पे रखते हैं, और अगर तुम्हारी उस सहेली ने पहचान लिया तो फिर हम कोई और उपाय करेंगे, नहीं तो इसी को चला लेंगे। वो सहेली जैसे ही ड्राइंग रूम में घुसी तो उसने देखा यहाँ पीछे सीढ़ी पर वो फोटो लगी है। तो उसने कहा अरे
मालविका, ये राजेंद्र प्रसाद जी तुम्हारे घर क्या कर रहे हैं? तो हमारी जो 4-5 घंटे की मेहनत थी उस पर उसने पानी फेर दिया। बहरहाल फिर हमने किसी और का फोटो लेकर उसको काला पीला करके काम चलाया। लेकिन वो जो उस दिन का जो शो था वो हमारा सबसे खराब शो हुआ, उस नाटक का सबसे खराब शो हुआ। तो जब हम शो के बाद, जब हम सब लोग लौट रहे थे, और होता है ना शो के बाद सब लोग आपस में, एक्टर्स, सब कलाकार लोग आपस में डिस्कशन करते हैं कि क्या गलत हो गया। तो हमारे ग्रुप का जो सबसे यंग बच्चा था उसने कहा कि दादा एक प्रॉब्लम हो गई इस बार। क्या? बोली इस बार अपने साथ वो दादाजी नहीं थे ना, तो उनका आशीर्वाद अपने को नहीं मिला। तो पुरखों के आशीर्वाद के बिना चीज ठीक नहीं होती। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत। तो हम कहते थिएटर हैं की कि, खूबसूरती। जी जी जी। मैं कह रहा था कि जो जीवित वस्तुएं हैं काजल जी, वो तो आपको हमेशा साथ देती ही हैं, लेकिन जिनको आप कहते हैं कि ये निर्जीव हैं, वो भी आपको किस तरह से दूर तक साथ देती है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। ट्रू। जी बहुत खूबसूरत, और थिएटर की खूबसूरती ही यही है। मैं एक बात जानना चाहूंगी आपसे कि आप हमेशा मोटिवेट करते हैं यंगस्टर्स को कि प्रैक्टिकल चीजों से वो नॉलेज गेन करें। तो एक जी जहन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे छोटे शहर हैं, वहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं है जो एक्टिंग सिखाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो थिएटर सिखाती हैं, तो लेकिन थिएटर का पैशन है। तो आप क्या कहेंगे कि ट्रेनिंग कितनी जरूरी है? जो खासतौर पे छोटे शहरों में रहते हैं वो किस तरह से क्या करें? क्या थिएटर देखें, थिएटर पढ़ें, किताबें पढ़ें, रंगमंच देखें, उससे भी वो भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाता है, या जरूरी है आपको ट्रेनिंग करनी है कहीं जाकर? देखिए, मैं ट्रेनिंग को नकारता नहीं हूँ, जी लेकिन एक बात आप समझिए कि एक बेसिक नैसर्गिक प्रतिभा या बेसिक इंक्लिनेशन या बेसिक डिवोशन भी कोई चीज होती है। आपके अंदर अगर वो बेसिक इंक्लिनेशन है, बेसिक प्रतिभा है, बेसिक डिवोशन है, तो आप बहुत सारी चीजें वातावरण से भी सीख जाते हैं। एकलव्य का उदाहरण हमारे सामने, सबके सामने है। एकलव्य ने देख के ही सब कुछ सीख लिया। और मैंने तो पूरा थिएटर हमारी जिंदगी में छोटे छोटे शहरों से किया। मैं किसी ड्रामा स्कूल में गया नहीं, मैंने किसी ड्रामा इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो डायरेक्टर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स सिखाते हैं। और होता क्या है, बाज दफे आजकल ट्रेंड और भी खराब हो गया है। मैंने सुना है कि आजकल लोग पूरी रिहर्सल्स भी नहीं अटेंड करते नाटक की, अपना रोल अटेंड करते हैं, अपनी रिहर्सल करते हैं और चले जाते हैं। हम क्रांति लोग, है ये। आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग घंटों बैठे रहते थे। उस दिन आपके सीन की रिहर्सल हो नहीं हो, आपका रोल हो नहीं हो, आप बैठे रहते हैं, आप देखते रहते हैं जो सीनियर्स हैं जो कर रहे हैं, किस तरह से रिहर्सल कर रहे हैं, किस तरह से ब्लॉकिंग हो रही है, किस तरह से डायरेक्टर इस चीज को कंसीव कर रहे हैं, किस तरह से कौन से सीन में कौन सी उठान आ रही है, ये सब आप ऑब्जर्व करिए। थिएटर तो पूरा का पूरा खेल ही ऑब्जर्वेशन का है। मुझे बताइए कि किताबों में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, और कहाँ लिखा है कि ये लाइट यहाँ से आने पर ये लाइट अच्छी हो जाती है। वो तो आपको ऑब्जर्व करके ही आता है ना, समझ के ही आता है। तो मुझे लगता है कि 75% जो है वो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी है, और जो ऑब्जर्व आपने किया है उसको आप कैसे इंटरनलाइज करते हैं, वो कैपेसिटी है। इसलिए जितना नाटक देख सकते हैं उतना देखना चाहिए, पढ़ सकते हैं उतना पढ़ना चाहिए, और ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। और नाटक, मैं एक और बात कहता हूं कि नाटक सिर्फ वो नहीं है जो स्टेज पर खेला जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी बात हमारे यहाँ भ्रम है, ये है कि साहब थिएटर कौन सा है जो स्टेज पर खेला जा रहा है। हम लोग सभी तो नाटक कर रहे हैं। अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं तो आप अपने रोल में हैं, मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो मैं अपने रोल में हूं, तो ये भी तो एक नाटक है। आप घर में, मैं बच्चों से अक्सर यही सिखाता हूं बच्चों को कि आप घर में रहते हैं तो क्या होता है, जब आप बेटे की भूमिका में रहते हैं और आपको मम्मी से, पापा से नया मोबाइल फोन लेना होता है, तो आप क्या करते हैं, आप एक स्क्रिप्ट लिखते हैं कि मोबाइल फोन क्यों जरूरी है, आपका पुराना कितना खराब हो गया है, आपकी पढ़ाई का कितना नुकसान हो रहा है। तो आप एक पूरी स्क्रिप्ट बनाते हैं और बाकायदा उसको एक्ट करते हैं। अगर आप खराब एक्ट करते हैं तो आपके मम्मी पापा प्रपोजल रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपकी क्या? एक्टिंग अच्छी है तो आपको मोबाइल मिल जाता है। या फॉर इंस्टेंस, जब आप कॉलेज में रहते हैं, आपका होमवर्क नहीं हुआ है या आपका काम नहीं हुआ है, टीचर, आपके आपके प्रोफेसर हैं, आपके सर हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ है, तो आप जो दलील देते हैं वो क्या करते हैं, आप फिर एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। मौसी जी आ गई थी, मम्मी बीमार थी, मुझे बुखार था, गाड़ी खराब हो गई। पर आपकी स्क्रिप्ट अगर कन्विंसिंग है और उस स्क्रिप्ट का एनेक्टमेंट अगर कन्विंसिंग है तो आपके टीचर मान जाते, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलती है। तो एवरी डे, एवरी मोमेंट वी आर डूइंग अ थिएटर। हम हर क्षण, हर जीवन के हर क्षण में हम एक थिएटर कर रहे हैं। अभी मैं पिता की भूमिका में हूं तो मेरा रोल अलग है, पति की भूमिका में हूं तो मेरा रोल अलग है, बेटे की भूमिका में हूं तो मेरा रोल अलग है। तीनों जगह मेरी स्क्रिप्ट अलग है,
तीनों जगह मेरी डायलॉग डिलीवरी अलग है, तीनों जगह मेरी ब्लॉकिंग अलग है। तो ये सब भी तो थिएटर है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि हाँ, इंस्टीट्यूशन सिर्फ क्या करती है, आपको एक बहुत अच्छा जिसे कहना चाहिए कि कवर प्रदान करती है, एक आवरण आपको बहुत अच्छा देती है। इंस्टीट्यूशन तराशती है। सचिन तेंदुलकर अगर सचिन तेंदुलकर थे तो इसलिए थे क्योंकि उनके अंदर एक नैसर्गिक प्रतिभा है, इसलिए वो सचिन तेंदुलकर थे। लेकिन उनको कोच अच्छे मिले, रमाकांत आचरेकर, जिन्होंने उनकी उस प्रतिभा को शार्पन किए। तो ये दोनों एलिमेंट अपनी जगह जरूरी है। जी सर, बहुत ही खूबसूरत बात कही है आपने कि जो आपके अंदर की इंटरनल जो आपका जो टैलेंट होता है वो बहुत जरूरी होता है और उसको उसी को आप निखार सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत। जैसे एक चीज लोक थिएटर की अगर मैं बात करती हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मुझे लगता है जैसे मैं जम्मू कश्मीर से हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें जैसे हमारा फोक थिएटर है, चाहे टड हो, हरन हो, पगतियां हो, कानसफियां हो, तरह तरह की पान पत्थर की बात करें तो ये कहीं ना कहीं सिमटता सा जा रहा है। तो जैसे पहले होता था कि घूम घूम के कहानियां कहते कहते एक तरह से नाटक हुआ करता था। तो फोक थिएटर और जो स्टोरी टेलिंग की अगर हम बात करें तो क्या आप क्या कहेंगे, किस तरह से ये हेल्पफुल हो सकता है फोक को और उभारने में और नए लोगों तक पहुंचाने में, जैसे हम स्टोरी टेलिंग है या दास्तां गोई है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। काजल जी, सबसे पहले तो मैं हमेशा, कुछ लोग हो सकता है इससे नाराज हों, पर मैं हमेशा ये मानता हूँ कि फोक और शास्त्रीय ऐसा कोई थिएटर नहीं है। थिएटर थिएटर है। हमने उसको अनावश्यक रूप से दो भागों में बांट दिया और फिर ये सोच लिया कि जो शास्त्रीय रंगमंच है वो बड़ा अच्छा है और क्लासिक है और क्लासिफाइड है, और फोक जो है वो थोड़ा सा जैसा कहना चाहिए पॉपुलिस्ट है, या ऐसा नहीं होता है। देखिए, हमेशा शास्त्र और लोक जो है एक तरह से एक चक्र में घूमते रहते हैं। जो आज लोक में रहता है धीरे धीरे वही परिष्कृत होता है, रिफाइन होता है और वो शास्त्र का रूप ले लेता है। और जब शास्त्र बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रूढ़ हो जाता है, तो धीरे धीरे वो पॉपुलराइज हो जाता है और वो लोक में कहीं ना कहीं समा जाता है। तो सबसे पहले तो हमको उस मिथक को अपने अंदर से निकाल देना चाहिए कि फोक है तो कोई ऐसा। दूसरी चीज क्या है, फोक थिएटर दरअसल अपनी नैसर्गिक ऊर्जा से बना हुआ है। उसमें एक इंटरनल एनर्जी है। वो एक तरह का बहुत स्क्रिप्टेड या बहुत मैकेनाइज्ड चीज नहीं है। वो व्यक्ति के अंदर से स्वाभाविक रूप से उपजती हुई चीज है, स्वाभाविक रूप से उपजती हुई भावना है। तो वो भावना का जब तक आपके अंदर क्या कहना चाहिए पैशन नहीं होगा, उसके लिए आपके अंदर जब तक जील नहीं होगी, तब तक वो उभर के नहीं आता। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जब स्टोरी टेलिंग की बात कहते हैं, अलग अलग जम्मू कश्मीर में जो ट्रेडिशन है जहां पर लोग पूरा कॉस्ट्यूम पहन के किसी एक पात्र की भूमिका में आते हैं और घूम घूम के वो पूरा का पूरा नरेटिव करते हैं। और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, ये देश के हर एक प्रांत में इस तरह की बात है। हर एक प्रांत में इस तरह की बात है। महाराष्ट्र में भारूड है, वो भी इसी तरह का होता है। भारूड पूरा का पूरा वेश लेते हैं और पूरी की पूरी बात करते हैं। हरी कथा है, गुजरात में है, और अपना बंगाल में है। जैसे बंगाल में तो बाउल गीत भी गाते हैं, तो बाउल भी पूरा का पूरा, बल्कि आपको बताएं बाउल का तो एक इतना मजेदार है कि मैंने कुछ दिनों पहले एक यूट्यूब पर अपना वीडियो भी डाला था। वो बाउल सिंगर, उनको मैंने सिर्फ शांति निकेतन में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे किसी ने कहा था कि आप जरूर बाउल गाना सुनिएगा, तो वो तो आके बैठे ही थे पेड़ के नीचे। तो मैंने ऐसे उनसे अनुरोध किया कि आप क्या मुझे एक भजन सुना देंगे, और उन्होंने वहीं एक तारे को मिलाया। एक हाथ में करताल थी, एक तारे से एक बजा रहे थे और पैर में अंगूठे में घुंघरू बांध रखे थे, और एक उंगली से वो ढपली, यानी पूरा का पूरा ऑर्केस्ट्रा। और उन्होंने जो गीत सुनाया, मैंने उसको रिकॉर्ड किया। लोग विश्वास नहीं कर सकते कि उसमें कहीं कोई कट नहीं है, कोई टेक नहीं है। सिंगल टेक में वो पूरा का पूरा, एक जगह पे भी वो बेसुरे नहीं हुए, बेताले नहीं हुए, किसी भी जगह पे उनकी तंद्रा या लय भंग नहीं हुई। ये जो है ये क्यों आया है? क्योंकि ये डिविनिटी आपके साथ निसर्ग मिल गया। डिविनिटी मतलब हमेशा कोई मंदिर का भगवान नहीं है। ये जो प्रकृति के अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, जो प्रकृति है, जो डिविनिटी आपको देती है, प्रकृति के साथ अगर आप एकाकार हो गए तो वो जो रंगमंच क्रिएट होता है वो दरअसल हमारे फोक, हमारी आत्मा का रंगमंच है। तो इसलिए मुझे बार बार लगता है कि उसको कभी हमको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, कभी हमें उसे अपनी जिंदगी से अलग नहीं करना चाहिए।
आपने देखा होगा बड़े बड़े भी जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हुए थिएटर के, उन्होंने कई जगह पे सिर्फ अपनी जो लोक परंपराएं हैं उसको ही अपनी नाट्य प्रस्तुतियों का आधार बनाया। बहुत खूबसूरत बात। सर आपने किताबें लिखी, चाहे हम बहुत सारी कहानियां, नाटक, चाहे हम पल भर की पहचान की बात करें या फिर हम कुछ अल्प विराम की बात करें या फिर आपकी जो लोकप्रिय कहानियां हैं, तो कुछ किताबें तो आपकी आउट ऑफ स्टॉक ही हैं, मिलती नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर मैं, क्योंकि मैंने कोशिश की थी, मुझे लिखा हुआ आ गया कि आउट ऑफ स्टॉक। मुझे मैं चाहूंगी आउट ऑफ स्टॉक होना, ये तो एक लेखक के लिए वैसे खुशी की बात है, लेकिन पता नहीं। जी, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप यहाँ पे कुछ, चाहे कोई कविता या कोई कहानी, अगर आप हमें यहाँ कुछ सुनाना चाहें या कुछ आप। मैं आपको ये थोड़ी सी इसकी एक बैकग्राउंड देता हूँ कि ये कुछ अल्प विराम और पल भर की पहचान, ये दो संग्रह मेरे कैसे आए। हुआ ये कि मैंने सोचा कि जिंदगी में बहुत सारी चीजें हम लोग सब भाग रहे हैं। देखिए, हम अब सब अपने अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। हमारा एक बड़ा गोल है, लार्जर ऑब्जेक्टिव। आपको मीटिंग में जाना है, आपको इनसे बात करना है, आपको वो सेमिनार अटेंड करना है, आपको वहाँ कॉन्फ्रेंस में ये जाना है, मतलब हमारे पास सब बड़ी चीजें हैं। तो जब हम बड़ी चीजों की ओर भाग रहे होते हैं तो बहुत छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे आपको जो स्टेशन पे छोड़ने आया वो टैक्सी का ड्राइवर, एयरपोर्ट पे छोड़ने आया वो टैक्सी का ड्राइवर, या एयरपोर्ट पे मिला हुआ आपको कोई मुसाफिर, या किसी होटल में, जिस होटल में आप रुके हैं वहाँ का वेटर जिसने आपके साथ कोई अच्छी सी चीज की हो, या आप जहाँ गए हैं वहाँ के होस्ट ने आपके साथ कोई बहुत अच्छी बात कही हो, वो छोटी छोटी चीजें हम जिंदगी से भूल जाते हैं। तो मैंने क्या किया कि उन सारी छोटी छोटी चीजों को चुनकर फेसबुक पर लिखना शुरू किया। शुरुआत में लिखा तो लोगों को अच्छा लगा तो उसकी अच्छी प्रतिक्रिया हुई। तो किसी दोस्त ने ये कहा कि ये जो फेसबुक पर आप लिखते हो तो ये तो कुछ दिनों बाद गायब हो जाता है, क्योंकि फेसबुक में तो आप एवरी डे देयर इज अ न्यू कंटेंट। तो फिर ये तो बहुत अच्छा है, इसको क्यों नहीं हम सहेज के रखते। तो मुझे भी लगा कि सहेज के रखना चाहिए। दूसरा, फिर मुझे ये लगा कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारी जो भाषाएं हैं वो सपाट होती चली जा रही हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, हम मोबाइल पे टाइप करते हैं मैसेज, तो मोबाइल पे जब हम हिंदी टाइप करते हैं तो बहुत सारी जो भाषा है, उसकी भाषा की जो बहुत सारी जो खूबसूरती है, मात्रा है, अल्प विराम है, प्रश्न चिन्ह है, ये सब गायब हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि हम लोग भाषा के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के साथ। तो ये जो जिंदगी के जो बहुत सारे अल्प विराम हैं, यानी पंक्चुएशंस हैं, वो हमारी जिंदगी से गायब हो रहे हैं। तो भाषा से भी गायब हो रहे हैं पंक्चुएशंस, और जिंदगी से भी गायब हो रहे हैं। और एक दफे आपने बहुत अच्छी बिंदी लगाई है, बड़ी सी बिंदी लगाई, इसलिए मैं आपको और बताता हूँ। एक दफे किसी को मैंने टोका कि आपने मैं लिखा है तो मैं पे बिंदी होना चाहिए, मैं पे बिंदी नहीं लगी है। तो उसने मुझे जवाब दिया कि साहब, बिंदी लगी हो या ना लगी हो, आपको तो समझ में आ गया ना कि मुझे मैं कहना था, तो बिंदी लगी हो या ना लगी हो इससे क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने ऐसी बात कही। तो मैंने उसका जवाब ये दिया, मैंने कहा आपकी माँ बिंदी लगाती है? हाँ लगाती है। मैंने कहा किसी दिन आपकी माँ बिंदी ना लगाए तो आपको कितना अच्छा सा लगता है? बोले हाँ, मैं तो सहन नहीं कर सकता। तो मैंने कहा जब आपको आपकी माँ की बिंदी हटाई हुई चलती नहीं है तो आप हिंदी की बिंदी को क्यों हटा रहे हैं? आपको क्या अख्तियार है कि आप हिंदी की बिंदी को हटाएं? तो फिर मैंने सोचा कि एक अच्छी भाषा के संस्कार आए और अच्छी भाषा पढ़ने की लोगों में रुचि जगे, इसलिए मैंने सोचा कि ये छोटी छोटी चीजों को मैं इकट्ठा करूं। और फिर इसलिए मैंने वो कुछ अल्प विराम एक संग्रह प्रकाशित किया। मजा ये हुआ कि लोगों ने कहा कि ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, मेमोयर्स है, ट्रैवलॉग है, क्या है? अब मैंने कहा देखिए, मैं कोई साहित्यकार नहीं हूँ, ये क्या है ये आप जानिए, इसको जो जो संज्ञा देनी है आप दीजिए, मत देनी है तो मत दीजिए। मैंने एक किताब लिख दी, एक किताब पॉपुलर हुई तो अगले साल फिर उसी तरह की 24 कहानियां लेके फिर मैं दूसरी पल भर की पहचान वो आ गई। तीसरी फिर एक और आ गई, अभी आ रही है, जिंदगी का बोनस। तो ऐसी उसी क्या सीरीज बात की। सर, कितना खूबसूरत नाम, पल भर की पहचान, जिंदगी का बोनस, कितना खूबसूरत नाम ही छू रहे हैं सर, इतना खूबसूरत। तो वो अब आएगी। एक बड़ी मजेदार सी मैं कहानी, छोटी सी है, 3.5 4 5 4 1 मिनट में खत्म हो जानी चाहिए। जी 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 सर, बिल्कुल। ये देखिए काजल जी, अगर ये अधिक मास नहीं होता तो हम लोग नवरात्रि मना रहे होते। अधिक मास है नहीं तो हम लोग नवरात्रि मना रहे होते। तो ये नवरात्रों के ऊपर एक छोटी सी कहानी है।
आपको सुन के शायद अच्छा लगेगा। उसका शीर्षक है कंजक का झंझट। कंजक का झंझट। नवरात्रि का पर्व संपन्न हुआ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उपवास किए। रामचरितमानस का नवान्न पारायण भी किया। व्रत मालविका और शांतनु ने भी किए। दुष्यंत ने नहीं किया, लेकिन मजबूरी में उसके भी कुछ व्रत तो हो ही गए। जब घर में बाकी 3 का व्रत हो तो चौथे का व्रत 50% तो हो ही जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज कराना बहुत जीवट का कार्य होता है। इसके लिए निर्धारित अर्हता वाली कन्याएं ढूंढना कठिन कार्य होता है। जो होती हैं वो इतनी व्यस्त होती हैं कि उन्हें साधना और उनका समय साधना एक कठिन तप होता है। 9 दिन के बाद उपवास समाप्त करने की जल्दी और उस पर कन्याओं की प्रतीक्षा। हम रायपुर में थे तो कन्याओं को खोजने और उन्हें लाने की व्यवस्था का जिम्मा एक ऑटो वाले भाई साहब का था। और दिनों में भले ही उन्हें सम्मान न मिलता हो, लेकिन नवरात्रि में वो ऑटो वाले भाई साहब की बहुत इज्जत होती थी। उनका बुकिंग करना भी जरूरी होता था। वो ही कन्याओं को चिन्हित करते और घेर कर लाते। 9 कन्याएं और कम से कम 1 लंगूर। हमारे बुंदेलखंड में इसे लंगूर कहते हैं, कुछ जगह पर इन्हें भैरव भी कहते हैं। हम छोटे थे तो लंगूर बनकर जाते थे कन्या भोज में। तो चर्चा उन ऑटो वाले भाई साहब की हो रही थी। वे कुछ घरों का कांटेक्ट लेते थे और हर घर का समय बांध देते थे। फिर सख्त हिदायत होती थी कि आधे घंटे में सब काम पूरे हो जाएं ताकि कन्याएं अगले घर में जाएं। दिल्ली में भी यह व्यवस्था ढूंढने में 1 साल लग गया। एक दीदी जो स्वयं 12वीं क्लास में थी ने जिम्मेदारी ली कि वो कन्याएं लेकर आएंगी। हम लोग प्रसन्न थे कि व्यवस्था हो गई, लेकिन प्रश्न आया तिथि का। नवमी 13 को थी और कुछ समय के लिए 14 को भी। फिर दीदी ने ही सुझाया, आंटी आप 14 को रख लो, उस दिन रश जरा कम है, कन्याएं इजीली मिल जाएंगी, लेकिन थोड़ा जल्दी करना, मुहूर्त जल्दी का है। उस छोटी सी लड़की के मुंह से बुजुर्गों जैसी बातें सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसकी जानकारी देखकर अच्छा भी लगा। बाद में पंचांग देखा तो उसकी बात सही थी। तय हुआ कि कन्याएं 8:30 बजे आ जाएंगी, लेकिन आंटी सब रेडी रखना, हमें और जगह भी जाना है। दीदी आंटी को हिदायत देकर चली गई और आंटी ने 14 की सुबह घर में मार्शल लॉ लगा दिया। सब लोग जल्दी उठेंगे, नहाकर पूजा करेंगे। मेरे लिए सख्त हिदायत कि बिना पेपर देखे, मोबाइल को हाथ लगाए सब नहाएंगे, सीधे पूजा करेंगे, विशेषकर अपना पारायण पूरा करेंगे। आंटी भी स्वयं 5 बजे से उठकर हलवा चने बनाने में जुट गई। तय कार्यक्रम के अनुसार सब हो रहा था कि 7:45 बजे घंटी बजी। एक बार बजी और बजती चली गई। मैं पूजा में था, रामचरितमानस का पारायण चल रहा था। हम समझ गए कन्याएं आ गई हैं। मालविका ने दरवाजा खोला और बच्चों का एक रेला अंदर आ गया। सभी बच्चे बेतकल्लुफी से इधर उधर दौड़ने लगे। अरे इसे मत छुओ, उधर मत जाओ, ऊपर बैठो, पैर नीचे करो, जैसी आवाजें गूंजने लगी। कुछ समय बाद दीदी अवतरित हुई। उधर 245 वाली आंटी के यहाँ देर थी तो सोचा पहले आपका घर कर लें। दीदी ने घोषणा की, लेकिन बेटा आपने तो 8:30 कहा था, अभी तो अंकल की पूजा भी नहीं हुई है। मालविका ने चिंतातुर होते हुए कहा, कोई बात नहीं आंटी, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, और अंकल से भी कहो ना थोड़ा जल्दी कर लें। 245 नंबर वाली आंटी नहीं तो कांव करेंगी, हर साल लेट करती हैं, लेकिन क्या करें, पुरानी है ना। यहाँ पर दीदी ने बात बात में जता दिया कि वो पुरानी कस्टमर हैं, लिहाजा उन्हें लेट होने की सुविधा है। दीदी का कहना था कि मालविका जल्दी जल्दी अपना काम समेटने लगी। अंदर पूजा घर में आकर हिदायत भी दी गई पूजा जल्दी समाप्त करने की। पारायण में उत्तरकांड चल रहा था। राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था। राम जी का सबसे मिलना भी जरूरी था, इसमें तो उन्हें समय लगना ही था। इतना भी जल्दी करें लेकिन समय तो लगता ही है। उस समय सहन शक्ति की और श्रद्धा भक्ति की परीक्षा ही थी। और लंगूर भी एक नहीं 3-4 थे और सभी अपने नाम को सार्थक कर रहे थे। इस बीच दीदी ने जानकारी दी कि इस मोहल्ले में कन्या उपलब्ध कराने की सुविधा की जनक उनकी दादी हैं, फिर उनकी माँ, और अब वे स्वयं ये परंपरा निभा रही हैं। दादी ने संभवतः स्वास्थ्यगत कारणों से अब इस कार्य से निवृत्ति ले ली है। बहुत कंजट है आंटी इस कंजट में। बच्चियों को इकट्ठा करो, आंटी लोगों के टाइम को देखो, फिर इनका खाना पीना। तब ये भी ज्ञान मिला कि इस तरफ कन्या भोज को कंजट कहते हैं। दीदी का कंजट भी समझ में आया। बच्चे जहाँ बैठे थे पूजा का कमरा उससे लगा था, इसलिए पूरा संवाद सुनाई दे रहा था।
मेरी कार्य कुशलता पर लगाया हुआ सवालिया निशान भी सुनाई दिया। दीदी बोली, आंटी आधा घंटा हो गया, अंकल बहुत स्लो है क्या? आंटी बेचारी क्या कहती, बोली हाँ बेटा उम्र हो रही है उनकी। फिर अंदर आकर हिदायत दे गई, जल्दी कर लो जरा, बच्चे वेट कर रहे हैं, अभी चले गए तो समझो फिर हो गई पूजा। बाहर शोर बढ़ता जा रहा था। अंततः दीदी से न रहा गया, फिर जाकर बोली, अरे बहुत कंजट करते हो तुम लोग, अभी आंटी डांटेंगी, जानती हो आंटी टीचर हैं। ये टीचर वाली बात बच्चों को समझ में आ गई और बच्चे एकदम शांत हो गए। इधर मेरा पारायण समाप्त हुआ, कन्याओं ने भोज किया, लंगूरों ने भी जमीन पर ढोल से फैलाते खाया। हमने उनके पैर पखारे और कन्याएं विदा होने लगी। जाते समय मालविका ने दीदी को धन्यवाद दिया और मुझे उपहार, अगले साल थोड़ा एडवांस में बताना आंटी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, दीदी ने सलाह दी। जाते जाते वो छोटंकी जो सबसे ज्यादा शरारती थी मालविका से पूछने लगी, आंटी क्या आप सचमुच टीचर हो? मालविका इन दिनों तो पढ़ा नहीं रही थी, लेकिन थोड़ी उलझन के बाद बोली, हाँ ठीक है मैं टीचर हूँ। इसका इतना कहना था कि वो छोटंकी भाग निकली। उसके जाते ही मालविका बोली, ठीक है बाबा, कम से कम इस वजह से बच्चे चुप तो बैठे, और फिर वन से टीचर, ऐसे से टीचर। उसकी बात सही थी, लेकिन मैं सोचने लगा, पहले तो हम बच्चों को डराने के लिए या चुप बैठाने के लिए बाबा जी या भूत आदि साधनों का प्रयोग करते थे, पता नहीं टीचर ने उन्हें कब रिप्लेस कर दिया। सब बच्चे रवाना हुए और सबसे आखिर में बच्चों को बटोरते हुए दीदी रवाना हुए। अच्छा आंटी चलती हूँ, दीदी ने कहा। अच्छा बेटा थैंक यू, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारा नाम ही नहीं जान पाई, मालविका ने कहा। सब मुझे दीदी कहते हैं आंटी, आप भी यही कहिए, जैसे मेरा नाम हमीदा है, वो बोली और माँ का जयकारा लगाते हुए अंतर ध्यान देती। ओह माय गॉड सर, मेरे गूज़बम्प्स हो गए सर। क्या क्लाइमेक्स टू गुड सर, क्लाइमेक्स, ओह माय गॉड। और कहानी ठीक है सर, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा लगता है जैसे ये हम लोगों की ही कहानी है, हम लोग जैसे कंजकें होती है तो ये सब पूरा हम लोग ये सब एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन जो कहानी का क्लाइमेक्स है ना सर, आई हैव गूज़बम्प्स। जो कमाल की कहानी सर, कमाल की कहानी, बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत खूबसूरत। मैंने ये सोचा कि ये जो जीवन के अनुभव है ये एक ऐसे बातें हैं जो इसलिए इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं साथ मैंने सोचा चलना चाहिए, और इसलिए ये प्रयास किया मैंने। जी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, व्यूअर्स बहुत जुड़े, मैं उन सभी का वेलकम कहती हूँ। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो खुद अपने आप में हमारी एक ग्रेड आर्टिस्ट है, आकाशवाणी की बहुत अच्छी कलाकार अदाकारा आर्टिस्ट है। रिटर्न क्लाइमेक्स कमाल का, बिल्कुल सही, क्लाइमेक्स वाकई कमाल का था। और अर्चना प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया अर्चना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी आकाशवाणी की कलाकार है, शी इज रिटन, जो आपकी किताबें हैं उनके नाम बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बहुत खूबसूरत नाम है। मैं सभी का शुक्रिया कहना चाहूंगी। उन्होंने ये भी लिखा है कि भाषा के संदर्भ में बिंदी का आपने जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही खूबसूरत रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सरला मेहता जी भी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सरला मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही क्या कहूँ इनके बारे में, बहुत ही कमाल के रंगमंच से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास करने के लिए, और अगर नाम लूंगी तो वक्त खत्म हो जाएगा। सर एक सवाल है, जैसे मैं आकाशवाणी से जुड़ी हुई हूँ तो मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ इस बारे में, मुझे लगता है कि जैसे नई नाटक चाहे रंगमंच करने की बात हो या आकाशवाणी के नाटकों की बात हो, जो नए नाटककार हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, या नए नाटककारों को किस तरह से इस तरफ लाया जा सकता है कि कुछ अच्छा लिखे जो सार्थक हो, चाहे रंगमंच हो चाहे आकाशवाणी हो। नाटक बहुत कम लिखे जा रहे हैं नए नाटककारों द्वारा। हाँ ये बात जरूर है कि नाटक लिखे जा रहे हैं। हम लोग भी जब नाटक करते थे या करते हैं तो हम इस बात से बार बार रूबरू होते हैं, संघर्ष करते हैं, स्क्रिप्ट नहीं आती, जैसी स्क्रिप्ट नहीं है वैसे नहीं आती। मैंने भी शायद मेरे परिचय में कहीं नहीं होगा, लेकिन आपको बताऊं कि जो
शुरुआती जो मेरी भी जो शिक्षा दीक्षा है नाटक की, उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो हमने रेडियो पर बहुत नाटक किए हैं और मैं बहुत कम उम्र में आकाशवाणी से सीनियर आर्टिस्ट हो गया था। 18 साल की उम्र में मैं आकाशवाणी से सीनियर आर्टिस्ट हो गया था और बी हाई शायद मैं 23 साल की उम्र में बी हाई भी हो गया था। उसके बाद ये हुआ कि साहब आप ए ग्रेड के लिए तो उम्र भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, और फिर वो नाटक करते रहे। फिर मुझे किसी बड़े मित्र ने बताया ए ग्रेड वाले ने कि अगर आप ए ग्रेड में हो जाएंगे तो बुकिंग कम मिलेगी, तो आप बी हाई बने रहो तो बुकिंग ज़्यादा मिलेगी। मतलब मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो ये तो फिर मैं बी हाई बना रहा और उसके बाद फिर वो कहीं वो ट्रैक, लेकिन आकाशवाणी ने देखिए मैं आपको बताऊं कितना सिखाया। आप देखिए क्या होता है जब हम बात कर रहे होते हैं तो हर एक भाषा का एक फन होता है। अब मैं हूँ मराठी भाषी, पर कई बार मुझे लोग कहते हैं कि आप तो सुनते हैं तो लगता नहीं कि आप मराठी भाषी, क्योंकि आपके जो सारे उच्चारण हैं, बोल चाल है, वो बहुत साफ है। या जब कभी मैं उर्दू के शब्द का प्रयोग करता हूँ तो उसके साथ वक्ते लगा के करते हैं। मुझे अभी भी याद है कि एक मकबूल हसन साहब हुआ करते थे, गुजर गए, ईश्वर में सुखी रखे, जो जहाँ भी हो, इतना सिखाया जैसे मकबूल हसन साहब, दोनों कहते थे हाँ हाँ चलिए मियाँ नुक्ते लगा लीजिए, जरा नुक्ते लगा लीजिए। तो क्योंकि वो बार बार कहते थे यार आप मराठी लोग है ना, बाकी सब अच्छा बोलते हो लेकिन नुक्ते की बड़ी गड़बड़ करते हो। तो ये देखिए ये क्या है, बारीक चीज है। अच्छा लगे या नहीं लगे क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी बोलिए या जिंदगी बोलिए, लेकिन जिंदगी बोलेंगे तो आप सही उच्चारण कर रहे हैं। ये जो शिक्षा है ये आकाशवाणी का है। जैसे श जो है, श किस तरह का है, जो पेड़ खड़ा हुआ श है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसी होना चाहिए, ध्वनि कैसी होना चाहिए, ये सब बारीक चीजें आपको आकाशवाणी में सीखने को मिलती है। जहां तक नाटकों की बात है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि नाटक एक ऐसी विधा है जो आइसोलेशन, यानी कोई कहे कि मैं यहाँ इन दिनों दिल्ली में हूँ जहाँ मेरा अपना शिफ्ट है और इतना समय नहीं है कि मैं कोई ज्वाइन करूँ, मैं किसी ग्रुप को साथ में जोड़ूं, तो इसलिए मैं नाटक नहीं कर पाता। लेकिन नाटक में जब मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ तो उस ग्रुप में राइटर भी शामिल है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, अक्सर होता यह है कि नाटक जो लिखा जाता है वो आइसोलेशन में, राइटर कहीं को भी अलग बैठ के नाटक लिखते हैं और फिर वो उम्मीद करते हैं कि वो नाटक मंच पर खेला जाए। ऐसा कभी नहीं होता। जब तक राइटर और डायरेक्टर साथ में नहीं बैठेंगे, भले ही राइटर उस नाटक का एक पूरा खाका खींच लें, एक स्केलेटन बना लें, उसके बाद राइटर और डायरेक्टर के बीच में एक संवाद होना और लगातार संवाद होना बहुत जरूरी है। तब वो नाटक दरअसल खिलता है, तब वो नाटक अपने अपने अपनी रवानी उसकी आती है। और कई बार क्या होता है कि लेखक जो है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, वो भूल जाता है कि नाटक जो है वो डायरेक्टर का माध्यम है, लेखक का माध्यम नहीं। लेखक को तो नाटक जैसे लिखना है वो लिख देता है, डायरेक्टर उसको कैसा रंग देता है उसको नाटक लिखता है। लेकिन क्या होता है कि जो राइटर होता है वो बड़ा पॉजिटिव हो जाता है, अरे ये लाइन तो मैंने बड़ी अच्छी लिखी थी इसको मत काटो, वो लाइन तो मैंने बड़ी अच्छी लिखी थी इसको मत निकालो, ये तो पूरा का पूरा सीन ही मैंने बड़ा अच्छा लिखा था और डायरेक्टर ने पूरा सीन ही उड़ा दिया। ये जो सब चीजें हैं ये हम इसलिए वो जो अच्छे नाटक नहीं लिखे जाते। मुझे लगता है कि जो भी ड्रामा की है और जो अच्छा काम करते हैं वो ये कि उनको डायरेक्टर को राइटर को साथ में बैठाना और उनके साथ बैठा के काम करना। मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए बहुत नाटक लिखे भी हैं मैंने, और मतलब उसको प्राइज वाइज भी मिला है, आकाशवाणी की नाटक प्रतियोगिता में मेरे लिखे नाटकों को पुरस्कार भी मिला है। फिर कई कहानियों का मैंने नाट्य नामकरण किया है आकाशवाणी के लिए, दूरदर्शन के लिए, तो वो भी काम हमने हाथ आजमाए हुए, सारे हाथ आजमा के रख लिए, क्योंकि मुझे एक समय था, मुझे अपने अंदर भ्रम था कि मैं सिर्फ लिखने से सर्वाइव करूँ। तो अगर आदमी को लिखने से सर्वाइव करना है तो बहुत सारी चीजें आना चाहिए। तो नाटक लिखे भी मैंने और अच्छे लिखे इसलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छी तरह से लिखे गए। पर जरूरी ये है कि उसका डायरेक्टर के साथ जो लोग नाटक कर रहे हैं उसके साथ एक तादाद में होना चाहिए, और अगर वो एक्सरसाइज होती है तो फिर वो नाटक बहुत अच्छे से बन के निकलता है। जी बहुत खूबसूरत बात कही। सुचित्रा जी लिखती हैं तलफ़्फ़ुज़ के लिए आकाशवाणी यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल सही कहा। तलफ़्फ़ुज़ की एडिक्शन
ऑब्जर्वेशन आपका सही हो तो वो बहुत जरूरी चीज है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि रंगमंच की अगर हम बात करते हैं, जब आप स्टेज पे होते हैं तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं खामोशी। तो वो जो साइलेंस होता है, जो मौन होता है, वो रंगमंच पे बहुत खूबसूरती से बोलता है। तो आपका अनुभव जानना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे उस बारे में? रंगमंच खामोशी भी बोलती है, रंगमंच पे आप उपस्थिति भी बोलती है, और कई बार सर आपकी आवाज में हल्की सी डिस्टर्बेंस आ रही थी। अभी क्यों आ रही है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कतर आ रही है क्या? अभी ठीक है, ठीक लगा, अभी ठीक था। रंगमंच पे खामोशी भी बोलती है, और रंगमंच पे आपका आपकी एब्सेंस भी बोलती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रेजेंस ही बोल रही हो, आपकी एब्सेंस भी रंगमंच की यही खूबसूरती है। और इसलिए जो बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है कि डायलॉग होने से ही रोल बनता है, कई बार ऐसा भ्रम होता है, खासकर जो नए बच्चे आते हैं उनको लगता है कि अरे डायरेक्टर साहब ने तो मुझे कोई डायलॉग ही नहीं दिया, तो मेरे को कोई कैसे नोटिस करेगा। आपको एक बहुत मजेदार सा किस्सा सुनाता हूँ। एक नाटक हम कर रहे थे, तो सबको रोल बंट गए और सारे लोगों ने रिहर्सल शुरू कर दी। एक नया लड़का था जो रोज रिहर्सल में आता था। अब सारे रोल बट गए, मतलब क्राउड की सारे रोल बट गए। नाटक में क्राउड सीन थे जिसमें 5-7 गांव वाले आते हैं, वो 5-7 गांव वाले भी बढ़ गए। आगे से उसके लिए कोई रोल ही नहीं बचा। तो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, तो एक हफ्ते बाद उस बच्चे ने बहुत संकोच से मुझसे कहा कि दादा, आपने मेरे लिए कोई रोल नहीं रखा। मुझे भी बड़ा बुरा लगा कि रोज आ रहा है और अपन ने इसके लिए कोई रोल नहीं रखा। तो फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं, एक काम कर बेटा, जब ये सारे क्राउड आता है ना, तो उस क्राउड के 1 सेकंड बाद आना, और जब ये क्राउड चला जाता है तो 1 सेकंड बाद तू एग्जिट लेना। बस तेरा इतना ही काम है। पूरी फिजिक और जो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अब उसने क्या किया, देखिए आप एक एक्टर को देखिए तो कोई डायलॉग नहीं है, उसमें उसके रोल को कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ आता था जब क्राउड आता था, उसके 1 सेकंड बाद वो आता था, और पता नहीं वो क्या करता था, मुझे भी नहीं मालूम, पर उसको सबसे ज्यादा लाफ्टर मिलते थे। और जब क्राउड जाता था तो वो हो जाता था। अब जब क्रेडिट में नाटक के क्रेडिट की बात आई, तो उसका नाम होता है ना, पात्र परिचय में नाम होता है, तो उसका तो पात्र ही नहीं था, तो परिचय में नाम क्या देते? उसने कहा सर मेरा रोल, तो मैंने मजाक में कहा तेरा क्रीम रोल। क्रीम रोल नहीं, खाने वाला क्रीम रोल होता है। मैंने कहा सर मेरा क्रीम रोल। तो नाटक की स्टार कास्ट में लिखा गया क्रीम रोल फलाने जमाने। आप यकीन नहीं मानेंगे, काजल जी इस नाटक में मैंने 10 या 12 शो की, हर शो में क्रीम रोल मैं तालियां। क्या बात। और इतना हुआ कि एक बार तो बेरोजगार था, नौकरी की तलाश में था, एक शो में वो नहीं था क्योंकि उसको चले जाना था, तो वो नहीं था। तो मैंने कहा यार वो रोल नहीं है, तो हमारे बाकी एक्टर्स ने कहा हाँ तो क्या हो गया, वो रोल तो नहीं था, वो नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस नाटक को इतना मतलब हम लोग इतना मिस कर रहे थे, बार बार क्रीम रोल नहीं है तो मजा नहीं आ रहा, क्रीम रोल नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपकी प्रेजेंस, आपकी साइलेंस, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले की बात मैंने कही कि थिएटर जो है वो पूरी की पूरी आर्ट ऑब्जर्वेशन की है, और वो ऑब्जर्वेशन सिर्फ दर्शक का नहीं है। कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, इसलिए छोटी सी बात थोड़ी सी टेक्निकली कह रहा हूँ। थिएटर जो है वो कम्युनिकेशन है, एक तरह का ग्रुप कम्युनिकेशन है, जिसमें ऑडियंस भी इक्वल पार्ट अदा करते हैं नाटक। They are also in a way playing the role of an audience in the play. उनकी भी भूमिका है, सिर्फ ऑडियंस नहीं है, they are also playing the role of audience. तो वो भी हमारे नाटक के हिस्से। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी जगह पर वही नाटक हिट होता है और किसी जगह पर वही नाटक फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पे नाटक में ऑडियंस उस तरह से इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, उस जगह आपका नाटक वहां पर फ्लॉप हो जाता है।
तो ये जो थिएटर, इसलिए इसमें होलिस्टिक वे में सब लोग साथ मिलकर किसी एक मैसेज या किसी के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करके मैसेज को कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, इंक्लूडिंग द, ये एक शास्त्र। क्या बात। अर्चना जी लिखती है क्रीम रोल का वाक्य बहुत बढ़िया लगा, वाकई क्रीम रोल का वाक्य वाकई और बहुत सार्थक है ये, जिस तरह सर ने कहा ये बिल्कुल बहुत ही ट्रू बात है ये कि आप जो आप नहीं आप एब्सेंट हो तो वो आपकी एब्सेंस भी बहुत मायने रखती है और आप मौन रहना भी बहुत मायने रखता है स्पीच पर। बहुत खूबसूरत बात कही सर आपने। तो सर अगर आपको व्यवधान ना हो, ये एक कविता है जो मैंने के ऊपर लिखी थी। आप आवाज में देख पा रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है? अभी ठीक आ रही है? हाँ सर ये ठीक था, ये ठीक था बिल्कुल। जी जी सर अभी ठीक है क्या? बिल्कुल सही है सर, अब सही है। तो हमने देखा कि जो हमारी ऑडियंस है आपके जो हेडफोन लगाए उसमें गड़बड़ नहीं है? नहीं सर, पहले बीच में ठीक आ रहा है, बीच में ठीक आ रहा है। ठीक आ रही? हाँ ठीक जी सर। पता नहीं क्या हो रहा है, भगवान जाने। जी सर। तो ये जो थिएटर में बहुत सारी ऑडियंस अभी चली गई, सरसराहट क्यों आ रही है? ये कहाँ से आ रही है? परेशान उसको देख। तो हमने ये देखा कि जो ऑडियंस है अभी नहीं आ रही है, ऑडियंस भी अपने नाटक नहीं हो रहे हैं और हम लोग सब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन शो कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसको लेकर मैंने एक कविता लिखी, उसको फिर हमने एनेक्ट करके मालविका जी ने हमने उसको यूट्यूब वगैरह पर भी डाला था। उसका शीर्षक है बिना आवाज। मुझे याद है उस दिन लगभग खाली पड़े प्रेक्षागृह में एक अकेले तुम ही थे तो उत्साह से तालियां बजा रहे थे मेरे हर बात पर, और मेरी हर एंट्री पर उत्तेजित होकर बैठ जाते थे अपनी सीट पर। हॉल खाली था, फिर भी मैं बादशाह था उस रात का, और उस बादशाहत के रौब में मैंने घूर कर आंखों से डरता भी था तुम्हें एक बार गलत जगह ताली बजाने पर। मुझे याद है वो के बाद ग्रीन रूम में तुम ही आए थे मुझे गले लगकर बधाई देने, और मैंने तुम्हारी शर्ट से आती पसीने की बू के कारण तुम्हें दूर छिटक दिया था। याद है, ये सब याद है। और अब इन नीले ठेंगों, लाल लाल दिलों और बिना आवाज की सांसों के बीच बार बार बस तुम्हें ढूंढता हूँ मेरे दिल। सुनने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी तालियों की आवाज, देखने की कोशिश करता हूँ तुम्हारी उत्तेजना और तुम्हारे पसीने की महक को अपने अंदर महसूस करने की कोशिश करता हूँ। दोबारा जब ये चमन गुलजार होगा और फिर से सजेगा ये प्रेक्षागृह, तब मेरे दोस्त तुम आओगे ना? क्या बात मेरे दोस्त तुम आओगे। सर मैंने ये देखा है, मैंने मालविका जी ने परफॉर्म किया, बहुत खूबसूरत, लेकिन आपने मतलब मेस्मराइजिंग, बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। सर हम एक कविता और सुनना चाहेंगे आपसे। बहुत खूबसूरत सर, इतना खूबसूरत था ये, और ये बहुत सार्थक। मैं थिएटर की कविताएं मैंने थिएटर पे लिखी थी। अगर थिएटर की बात हो रही तो मुझे इजाजत है, भी हो तो माफ करेंगे। मध्यांतर कई बार लोग सुन चुके हैं, इसलिए मैं मध्यांतर नहीं सुना रहा। नाटक खत्म होता है भरत वाक्य, पुराने ट्रेडिशनल थिएटर में है भरत वाक्य के नाटक खत्म होता है, तो भरत वाक्य को जिंदगी के फलसफे के साथ जोड़कर मैंने एक कविता लिखी है, भरत वाक्य। भरत वाक्य की बेला तक आते आते, भरत वाक्य की बेला तक आते आते, ना जाने सारे पात्र कहाँ गुम हो जाते,
कब क्या तक बात। थामे, कब तक थामे और कब तक करें उनकी पुकार, कब तक रटवाता रहे ये भरत वाक्य उन्हें सुप्रभात। हैरत तो ये भी है कि गुम हो गया है वो आलेख, हैरत तो ये भी है कि गुम हो गया है वो आलेख, जिस पर खेला गया ये नाटक, जिस पर बने ये दृश्य अनेक। हो गए हैं शब्द तितर बितर, हो गया है अर्थ का अनर्थ, सारे पात्र बिखर गए यहाँ वहां, सारा श्रम हो गया अकारक। क्या बात। तालियां तो बजी, तालियां तो बजी, बहुत मिली वाहवाही, लेकिन वहां जहां कभी नहीं थी चाहिए, जहां उपजा हास्य अकारण, जहां उपजा हास्य अकारण, वहां बोई थी करुणा, जहां सोचा था आनंद अपार, वहां पड़ा सबको रोना। क्या बात। फिर भी, फिर खेल तो खेला ही गया, फिर भी खेल तो खेला ही गया पूरे मनोयोग के साथ, बहुत नहीं फिर भी समर्थन में उठ ही गए दो चार हाथ। तब फिर क्यों करे किसी की बुराई, क्यों लगाए किसी पर आके, तब फिर क्यों करें किसी की बुराई, क्यों लगाए किसी पर आके, बोल दो जोर से भरतवान, ताकि हो जाए इस नाटक का पटाखे, बोल दो जोर से भरतवान, ताकि हो जाए इस नाटक का पटाखे। बहुत खूबसूरत सर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मतलब छू लेती हैं कविताएं, बहुत खूबसूरत सर। सर बहुत सारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया कहती हूँ। तो सर बहुत सारे यंग परफॉर्मर्स हमें बाद में ऑफलाइन देखेंगे, जो भी देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक सवाल, उनकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि एक अच्छा कलाकार बनने के लिए क्या सबसे जरूरी चीज क्या है, या यूं कहें कि इंग्रेडिएंट्स टू सक्सेस, तो आप क्या कहेंगे यंग परफॉर्मर्स के लिए? अच्छा कलाकार बनने के लिए अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर संवेदना नहीं है, तब तक हम अच्छा कलाकार नहीं हैं। और संवेदना आजकल के दिनों में देखना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम लोग जितनी जितनी तेजी से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आपाधापी कर रहे हैं, जितनी तेजी से हम लोग भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम तो संवेदना को खोते चले जा रहे हैं। हमारी संवेदनाओं की जो धार है वो खोखली होती चली जा रही है, जो रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं कम होता चला जा रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्जर्व करना, यानी सिर्फ ऑब्जर्व करना या सिर्फ समाजहीन होकर ऑब्जर्व करना नहीं, उसको कहीं ना कहीं आप अपने अंदर इंटरनलाइज करते हैं क्या, हम उसको कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उतार कर देखते हैं क्या, हम कहीं ना कहीं अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल कर देखते हैं क्या, कभी सोचते हैं क्या कि इसकी जगह मैं होती तो क्या होता, इसकी जगह मैं होता तो क्या होता, मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं कैसे इसको रिस्पॉन्ड करता। मेरे अंदर वो संवेदना नहीं आई तो फिर कलाकार नहीं बन सकता। और इसके लिए एक्टर ही नहीं है, थिएटर का कोई भी आप काम कर रहे हो, आप चाहे डायरेक्टर हो, चाहे आप कॉस्ट्यूम डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप बैक स्टेज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन जब तक आपके अंदर वो संवेदना नहीं है, तब तक आप उसको नहीं जीते। और जो बड़ी बात, जो बड़ी बात है वो मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपना देखने की बजाय बहुत कुछ देखना, सीखना, पढ़ना ये भी जरूरी है। आजकल तो पढ़ना छोड़ दिया है, तो बड़ी बड़ी चिंता ये लोग पढ़ते नहीं, और दूसरे का तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, अपना पढ़ दिया बहुत हो गया। तो जब तक हम सारी चीजों को देखेंगे समझेंगे तो तब तक हम दुनिया में क्या चल रहा है और कैसे हो रहा है इसको नहीं जान पाते। मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें जब तक अगर हम नहीं कर पाते हैं तो हम थिएटर को थिएटर पर्सन की तरफ नहीं बढ़ सकते। और एक लास्ट बात मैं कह देना चाहता हूँ, नाटक को कभी भी आप अपने स्कोर्स को सेटल करने का जरूरत नहीं है। नाटक इसलिए नहीं है कि आप किसी की तारीफ करें, नाटक इसलिए है कि आप किसी का मार्ग दिखाएं, किसी राह दिखाते हैं। अगर आप राह दिखाते हैं किसी की, तो आप नाटक कर रहे हैं। लोग अक्सर अपने स्कोर सेटल करने के लिए नाटक कर देते हैं, किसी को आहत करने के लिए नाटक कर देते हैं।
बतौर राइटर भी मैं हमेशा इस बात करता हूँ, मेरे लिखे से अगर किसी को खुशी नहीं मिलती, एक बार वो चल जाएगा, लेकिन मेरे लिखे से किसी को कोई आहत नहीं होना चाहिए। अगर मेरे लिखे से किसी की लाइफ तो वो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं। लेकिन अगर मेरे लिखे से किसी की लाइफ गड़बड़ हो जाए, किसी को वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तो इतना एक छोटा सा सिद्धांत है, तो सबको पालन करना चाहिए। मुझे लगता है अगर हम सब पालन करें तो बहुत अच्छी चीजें समाज में निखर के सामने आएंगी। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया, इतना एनरिचिंग सेशन और इतनी अच्छी बातें, जो खास कविता और कहानी इतना छू लिया, और आपकी जो इतनी इंस्पिरेशनल बातें सर, आई एम श्योर सबको बहुत इंस्पायर हुआ किया होगा। मैं तो बहुत, मुझे तो गूज़बम्प्स हुए, स्पेशली आपकी कहानी जो आपने सुनाई और जो कविताएं दोनों थिएटर से जुड़ी हुई आपने सुनाई। अब आप तो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन है, बहुत सारे पहलू है आपकी शख्सियत के जिसमें हम बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त अभी हमें इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आए और अपनी जर्नी शेयर की हमसे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, तहे दिल से शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी, आपने मुझे मौका दिया, आपके साथ बात करने में बहुत मजा आया। आपके सारे जो भी प्रोग्राम से जुड़े हुए दोस्तों उनको भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को देखा। और मैं भी कहूँगा कि स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपने आस पड़ोस का ख्याल रखिए। ये कठिन समय है, हम लोग जब साथ में एक दूसरे का हाथ में लेकर चलेंगे, ये कठिन समय निकल जाएगा। मैंने एक कविता में एक छोटा सा शेर लिखा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा ढेर सारे सबक देकर, ये वक्त भी गुजर जाएगा ढेर सारे सबक देकर, काट लो ये वक्त जैसे जी लेना चाहिए। तो यही मैं बात कि अभी जैसे तैसे ये वक्त हम सब एक दूसरे के साथ रहेंगे, तो किसी के लिए भी ये वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा गया सर। आवाज पता नहीं कहाँ से आ रही थी, बहुत आवाज डिस्टर्ब कर रही थी, आई डोंट नो कहाँ से आ रही थी, पहली बार ही इसमें आ रही है। मुझे नहीं कुछ आ रहा था, मुझे सही आ रही थी आपकी आवाज, बस बीच में हो रहा था बस। पता नहीं, मैं देखा कि आवाज क्यों आ रही है अचानक आपकी कहानी के बाद थोड़ा सा होना शुरू हो गया। इसके बाद हल्का सा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। तो ठीक हो गया ना? नहीं, ठीक हो गया, बहुत अच्छा था सर। ये स्टोरी बहुत अच्छी थी हमीरा वाली सर। अब मैं चाहूंगी आकाशवाणी के लिए मुझे जरूर दीजिए कहानी सर, सो इंस्पिरेशनल। मैं करना चाहूंगी इस कहानी को। मैं जरूर। थैंक यू सर, मुझे चाहिए सर, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।